जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर बचे रह गए उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, आप इसे चाहे इतिहास की सबसे बड़ी चमत्कार कहो या फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मंगल प्रसाद साहू और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका की उरुग्वेन देश से प्लेन उड़ान भरता है जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रॉबी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और उनके यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर है जिनमें 9 क्रू मेंबर्स है। ये फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वही रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से पहले भी बहुत बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इन एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे के बाद वो सही सलामत सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर थे। अब क्योंकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो में पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो अपनी लोकेशन को रफ आकलन करता रहा और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के अल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के अल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियों ही चल रहा है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो साइड थी यात्रियों के सहित हवा में उड़ जाती है और 3 पैसेंजर्स हवा में उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और वो भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हालत में है और उन्हें ये भी नहीं पता कि इस समय वो कहाँ है। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या फिर नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वो तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते
आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर जहर बनकर बरसने वाली है। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपके रूप तक कांप जाएगी। घायल हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था नंदा पैराडो, जिसके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और बाई चांस होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाज ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाज ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट ले, कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात इनके लिए बहुत भयंकर भी था, क्योंकि आज की रात उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है, लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल उन्हें कोई ना कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते हैं और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह जाती है। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन को फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज उन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज से सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफ़ी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेसेस बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना लिया, ताकि वो आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस कि किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है, लेकिन बचाव दल उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं, मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की टेक्निक बनाने लगे। चुप धूप में बर्फ को पिघलकर वो बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नामो पराडो कोमा से जाग उठता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी है। बहन गंभीर रूप में घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं पा रहा। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। प्यास, असहनीय ठंडा को सहते सहते अब उन्हें पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नंदू पैराडो की बहन भी जीवन की लड़ाई को हार जाती है और अपना दम तोड़ देती है। उधर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऑफिशियल को ये लगा कि 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके होंगे। इस वजह से उनकी मुद्दा बॉडी को 2 महीनों के बाद खोजकर उनके घर वाले को भेजवा दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मालवे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हें न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 के सर्च अभियान को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी, वो भी टूट चुकी है। अब उनको पता है कि यहाँ पर मौत निश्चित है। अब यहाँ तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या फिर उनका डटकर सामना
करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंडा से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो करना जो इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर ही रूप कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और जिनके साथ वो कभी खेले कूदे इन यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वो रात को ठंडा से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग अपनी दम तोड़ देते हैं और अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिनों का समय लग जाता है। अब उन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोग में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे। इस वजह से तीनों में इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उनको ठंडा से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़ा दिया गया। और क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को ये 3 लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम होने लगती है, तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन को जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था उन्हें वो दिखाई देता है। जब वो उस मालवे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला लिया। कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए अच्छी रही। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 केजी था। इतना भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकलकर इस बैटरी के पास लाया जाए और उससे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वो बचाव दलों को बुला सके। कुछ दिनों तक इन्होंने चालू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और बर्फ के तूफान आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान पराटो और ओइजेंट बिना किसी इंतजार के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिमी दिशा की ओर चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं उसमें कोई इंसान बस्ती उन्हें मिल पाएगी या नहीं। उनको बस ये लग रहा था कि उनको इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी और उन्हें उम्मीद थी वो 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने साथ में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी। उन्होंने धागे से एक स्लीपिंग बैग भी बनाया था। तो ये 3 दिन बाहर बिना किसी गियर के पहाड़ पर चढ़ते रहे और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते हैं। खुले में बिना किसी सुविधाएं के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजरना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अब उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर उन्हें पता चलता है कि वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो गलत दिशा है। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से
उन्हें फैसला किया कि उनमें से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से वाइजेंट वापस लौट जाता है और पराडो और कनेसा उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है और उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में उन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। उन्हें उनसे मदद की गुहार लगाई लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले ही दिन वो ब्लेजर फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। नंदू पराडो के पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस ब्लेजर ने उस पेपर को पढ़ा वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। वो ब्लेजर जल्द से ही जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया और जल्द ही जल्द एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर पराडो और कॉन्स को हेलीकॉप्टर में बैठकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। दोस्तों, ये तो था फ्लाइट 571 की कहानी और आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा। बहुत हार्ड वर्किंग के बाद ही इस वीडियो बन पाया है, तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।